नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों में वो सिंगोल पकड़ा है जिसे 7 दशकों से छिपाकर रखा गया था। इसी सिंगोल को कल प्रधानमंत्री मोदी देश की नई संसद में स्थापित करेंगे। मोदी के हाथ में सिंगोल की तस्वीरें आ गई हैं। अब बस उसे औपचारिक तौर पर नई संसद में स्थापित करना है। इन तस्वीरों को देख मोदी के दुश्मन काफी जलन महसूस कर रहे हैं। झगड़ा पुजारी से है, गुस्सा मंदिर पर दिखा रहे हैं। इस वक्त देश में बिल्कुल यही हो रहा है। मोदी के कट्टर विरोधियों का झगड़ा प्रधानमंत्री से है और कह रहे हैं कि नई संसद में नहीं जाएंगे। 48 घंटे से भी कभी नई संसद पर, कभी संसद में स्थापित होने वाले सिंगोल पर, कभी आदिवासी राष्ट्रपति पर मोदी विरोधी इकोसिस्टम एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब से कुछ घंटों के बाद होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो 21 मोदी विरोधी पार्टियां बॉयकॉट कर रही हैं, दरअसल उनके पास मोदी की कोई काट नहीं है। मोदी कल नए संसद भवन में जा रहे हैं। इनॉग्रेशन होगा और वो प्रधानमंत्री के हाथों ही होगा। सिंगोल स्थापित होगा, वो भी मोदी ही करेंगे, जबकि विरोधी कोप भवन में जाकर बैठेंगे। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी दुश्मनी, ऐसी शत्रुता आपने पहले कभी नहीं देखी होगी जो नरेंद्र मोदी के 21 दुश्मन इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन अभी अभी आई मोदी की एक तस्वीर ने कैसे उनके सारे दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। इंडियन पॉलिटिकल लीग का फाइनल मुकाबला 2 टीमों के बीच। इधर मोदी की टीम, उधर विरोधियों की टीम। नए संसद में एक तरफ मोदी की टीम है, दूसरी तरफ मोदी का बहिष्कार करने वालों की टीम है। मोदी की टीम में 25, बहिष्कार वाली टीम में 21। तो क्या मोदी ही विरोधियों पर 21? मोदी के पास 381 का पावर, विरोधियों के पास सिर्फ 147 का नंबर। नई संसद का अगला पीएम कौन होगा? देश कह रहा है मोदी, बीजेपी कह रही है मोदी। नमो अगेन हर अखबार में, हर एक्सपर्ट की जुबान पर ट्रेंड। 2024 में दुनिया का बॉस कौन होगा? पूरा विश्व कह रहा है मोदी। नेशनल सर्वे में नंबर 1 पर मोदी। मोदी विरोधी पार्टियों के 50% वोटर्स के भी फेवरेट मोदी। नई संसद के इनॉग्रेशन से ठीक पहले 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ही अव्वल, मोदी ही सबसे ऊपर। ऑस्ट्रेलिया से मोदी की लोकप्रियता का एक वीडियो आया है। ऑस्ट्रेलिया में वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। On the other side of the world, mainly at Labor Party functions, yes. ऑस्ट्रेलियन मीडिया बाकायदा ट्वीट करके ये बता रहा है कि मोदी की लोकप्रियता से तो वहां के नेता भी अब जलने लगे। Every politician there last night was jealous of the fact that he was able to get 20,000 people chanting his surname in unison on the other side of the world, mainly at Labor Party functions, yes. So I thought it was an extraordinary event. देश हो या विदेश, मोदी बॉस है। तो क्या भारत में उनके विरोधी इसीलिए इतने लॉस्ट हैं, शॉक्ड हैं? नई संसद में मोदी, मोदी के हाथ में सिंगोल। ये है मेकिंग ऑफ मोदी 3.0। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी नई संसद में जा रहे हैं। मोदी के 21 विरोधी को भवन में जा चुके हैं। जो मोदी के साथ हैं वो नए संसद भवन में हैं। जो मोदी के खिलाफ हैं, जो मोदी का बहिष्कार कर रहे हैं, वो कोप भवन में जाकर बैठ गए हैं। कोप भवन में कोई क्यों और कब जाता है? जब वो रूठ जाता है या नाराज हो जाता है। मोदी विरोधी गुट का इस वक्त यही हाल है। मोदी जैसे जैसे पॉपुलर हो रहे हैं, विरोधी अपना आपा खो रहे हैं। नई संसद भवन के इनॉग्रेशन से पहले मोदी बैक टू बैक कई सारे ट्वीट्स करते हैं। माय पार्लियामेंट माय प्राइड के हैशटैग के साथ
लोकतंत्र के मंदिर को प्रमोट करते हैं और देखते ही देखते ये हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगता है। 4 में से 2 टॉप ट्रेंड मोदी सरकार के 9 साल और नई संसद पर होते हैं। तो क्या मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की देखकर विरोधी इतना जलते हैं? क्या नई संसद की इन तस्वीरों को देखकर ही विरोधी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मोदी ने इतनी तेजी से ये टारगेट पूरा कैसे कर लिया? ये कैसे संभव हुआ? लग तो ऐसा ही रहा है, तभी तो मोदी विरोधी मोर्चा अब झुंड में आकर हमले कर रहा है। देख लीजिए प्रधानमंत्री के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है। बाबा साहब का भी विरोध कर रहा है क्या विपक्ष? वो करे तब तो ठीक, हम करे तो गलत। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हमारे तो समझ में नहीं आता, ऐसी ओछी राजनीति विपक्ष के कुछ सांसदों को नहीं करनी चाहिए जो कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास कुछ नहीं है। ये खंबा नोचने के अलावा जो खंबा दिख जाता है उसको नोचने लगता है। विरोध आज सेंगोल को लेके है, इससे पहले संसद बनने को लेकर था, उसके बाद राष्ट्रपति जी को लेकर है, प्रधानमंत्री जी को लेकर है। ये विरोधी करने के लिए है, ये देश का कोई काम करने लायक है नहीं और इसीलिए ये लगातार विरोध कर रहे हैं। मोदी विरोधी इकोसिस्टम अब 2024 तक इसी बहिष्कार वाली पॉलिसी पर आगे बढ़ेगा और हर बार टारगेट मोदी को ही करेगा। शनिवार को इसका एक उदाहरण दिखा। नीति आयोग की मीटिंग में मोदी थे, लेकिन नीतीश, केजरीवाल, ममता, भगवंत मान, गहलोत, पिनरई विजयन और केसीआर गायब थे। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर औपचारिकता पूरी कर दी, लेकिन उस चिट्ठी की हर लाइन में मोदी को ही गाली दी। दूसरी तरफ नई संसद में सेंगोल पर जारी उठापटक भी मोदी विरोधियों के इसी बहिष्कार वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नए संसद भवन पर नीतीश कुमार की इतिहास बदलने वाली फेक स्क्रिप्ट इसीलिए फिट की गई है। उसमें मोदी को टारगेट करने वाला एक नया ट्विस्ट जानबूझकर डाला गया है। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, ऐसे भी हम किए। और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। नीतीश कह रहे हैं मोदी इतिहास बदल रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि मोदी नया इतिहास रच रहे हैं। देश उस इतिहास को सच होते देख रहा है, जबकि विरोधी अभी भी गुलामी वाले दौर में जी रहे हैं। दीदी की पार्टी के नेता ने जो लिखा वो आपके सामने है। ये लोकतंत्र के मंदिर को, देश की नई संसद को ओपेरा हाउस और किसी कन्वेंशन हॉल जैसा बता रहे हैं। और जब दीदी कैमरे पर आती है तो नई संसद का नाम नहीं लेती, लेकिन मोदी को डायरेक्ट अटैक जरूर करती है। नीतीश कह रहे हैं नई संसद में जाएंगे। ममता इशारों इशारों में हिंट दे रही हैं कि 6 महीने बाद कुछ बड़ा कर देंगे। देश के सबसे बड़ा नेता कौन है? ये लोगों को नाम रहेगा, लेकिन ये लोग सोचता नहीं है हम आज है कल नहीं हो सकता है। इसी के लिए वो नाम अगर रहेगा, इसका कोई पता है? कोई मालूम है? आज हम जिंदा है, कल तो हम नहीं रह सकते। अरे जिंदा वही तो जो अच्छा काम करते हैं उसका नाम दिल में रहता है, और जो बुरा काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शैतान कहते हैं, काफिर कहते हैं, गद्दार कहते हैं। 48 घंटों से अखिलेश भी बिल्कुल इसी लाइन पर चल रहे हैं। मोदी पॉपुलर हैं, इसलिए जल रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि मोदी सरकार अपने 10वें नहीं आखिरी साल में पहुंच गई है। नई संसद की ओपनिंग नहीं, मोदी ने अपनी विदाई गीत लिख डाली। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और
इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है। जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हों दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। यानी नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, हर किसी का झगड़ा पुजारी से है। लेकिन ये मोदी विरोधी गुट अपना गुस्सा मंदिर पर उतार रहे हैं, नई संसद को लेकर झूठ फैला रहे हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, बाकी पार्टियों ने तो बस गांधी परिवार की बातों को फॉलो किया और इस तरह बहिष्कार वाला खेल शुरू हो गया। नई संसद के इनॉग्रेशन की पूर्व संध्या पर भी डिवाइड एंड रूल वाला खेल नहीं रुका, वो नॉन स्टॉप चलता ही रहा। और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने शनिवार को भी सबसे ज्यादा शोर सेंगोल पर ही मचाया। मसलन ये ट्वीट पढ़िए, कैसे सेंगोल को 2024 के चुनाव और मोदी से जोड़ दिया गया। नई संसद की जो तस्वीरें आई हैं, उसमें सबसे दिलचस्प तस्वीर ये है, सूत्रों के मुताबिक मोदी लोकसभा स्पीकर के राइट साइड में जिस स्थान पर सेंगोल स्थापित करेंगे, वो चमचमा रहे इसी खांचे में रखा जाएगा। कांग्रेस का इकोसिस्टम इसी सेंगोल को लेकर 48 घंटों से बवाल मचा रहा है और कह रहा है कि सेंगोल आजादी के वक्त ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक नहीं था। वो शायद जयराम रमेश जी को जानकारी नहीं है। सारा टाइम्स में फोटो सहित हमने बता दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे हरदीपुरी जी ने कि वहाँ के जो सेंगोल का विषय था, सत्ता का हस्तांतरण कैसा हो, उसको लेकर के जब बात चली लॉर्ड माउंटबेटन से, तब राजा जी ने जो बात कही उसके आधार पर नेहरू जी ने सहमति प्रकट की और सत्ता का हस्तांतरण हुआ। वो फोटो है सब। इसका मतलब वो डिटेल में जाते नहीं है और झूठे आरोप लगाते हैं। अरे कभी तो आप कहते हो कि नेहरू जी को याद नहीं कर रहे हैं, हम अभी नेहरू जी को याद कर रहे हैं, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? मोदी से नफरत की इंतहा देखिए। कांग्रेस से जुड़े इस हैंडल ने हिंदू धर्म से जुड़े सेंगोल को लेकर कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वो इसे अभी भी नेहरू की वॉकिंग स्टिक ही बता रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस चाहती ही थी कि नई संसद और सेंगोल पर इतना दुष्प्रचार करो कि पूरी दुनिया भारत पर हंसे। विडंबना देखिए, ये होने लगा है। CNN की हेडलाइन पढ़िए। गल्फ न्यूज पर भारत विरोधी लेख लिखने वाले कांग्रेस के एक सपोर्टर ने क्या ओपिनियन पीस लिखा है, वो देखिए। टाइम मैगजीन भी अब भारत की नई संसद को विवादित बताने लगा है और ये सब मोदी विरोध के चक्कर में उनके दुश्मनों ने ही किया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश पिछले 48 घंटों से कई ट्वीट्स और रीट्वीट्स कर चुके हैं और हर बार उन्होंने यही नैरेटिव देने की कोशिश की है कि मोदी सरकार सत्ता का हस्तांतरण के वक्त सेंगोल पर झूठ फैला रही है, फैक्ट नहीं बता रही है, सच छिपा रही है। सच क्या है, ये उस स्पेशल सोवेनिर में लिखा है जो आजादी के वक्त पब्लिश हुआ, जिसमें लिखा गया है कि मठ की तरफ से सेंगोल को पहले लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया और बाद में पंडित नेहरू को सौंपा गया। जब माउंटबेटन को सेंगोल दिया गया तो उन्होंने उसे ये कहकर लौटाया कि उसे नेहरू को सौंप दिया जाए। इसकी तस्वीर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस सच से कोई इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि ये फैक्ट उन सोवेनिर्स के भीतर उपलब्ध है। सेंगल के ऊपर जो कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, राजनीति कर रही है, मैं मानता हूं कि ये सेंगोल के निमित्त एक सेल्फ गोल की राजनीति हो रही है जिसके कोई कारण नहीं था। हमने तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो किया उसका उल्लेख भी माननीय गृह मंत्री जी ने किया और उन्होंने माउंटबेटन पे कहने पर, अगर माउंटबेटन उनको शायद सजेस्ट नहीं करते थे तो ये होता भी नहीं था, मगर लॉर्ड माउंटबेटन को ऐसा लगा कि हर देश की एक प्रथा पद्धति परंपरा होती है सत्ता के सूत्र नए किसी व्यक्ति को सौंपने की, नए सत्ताधीश के पास पहुंचाने की। तो उसने पूछा, तब जाकर के फिर अध्ययन किया गया, शोध किया गया, फिर वो चोल राजाओं की जो परंपरा है उसका स्वीकार करते हुए हुआ। ये इतिहास है और इसके बारे में कई सारी जानकारियां हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, बाकी लोगों ने मैंने भी आज ट्विटर का सहारा लेकर जो तथ्य है उसको उजागर किया है। तो तथ्य तो है, अभी ये नकारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने जिस पद्धति से प्रथम दिन से ही स्वाधीनता के बाद इस देश की परंपराओं का, इस देश की मिट्टी का जिसको सुगंध है, ऐसी जो हमारी रीति रिवाज है, उनका अपमान किया कि भाई उनको क्या लगेगा, उनको यानी देश के हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं को।
मगर वे भी तो इसी मिट्टी में पले बढ़े लोग हैं, उनको क्यों इसमें गलत लगेगा? तो ये एक भ्रांति उनके मन पर छाई रही, जिसके कारण आज ये इस कगार तक पहुंचे हैं कि इस तथ्य को ही वो नकार रहे हैं। में भी आखिरकार तो राज ही करना पड़ता है ना। हम सत्ता में ऐसा बोलते हैं, हम राज कर रहे ऐसा ही बोलते हैं। तो ये राजतंत्र का प्रतीक नहीं है, ये शासन तंत्र का प्रतीक है, सत्ता की बागडोर का प्रतीक है, और वो तो लोगों के हाथ में है। उस जमाने में भी थी, जब माउंटबेटन ने दिया तो जो संविधान सभा थी वो भी तो जनता के नुमाइंदे थे। तो ये बहुत ही बचकानी प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। चूंकि 48 घंटों से पूरे देश में बार बार नेहरू का जिक्र हुआ, तो कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उनकी पुण्यतिथि को भी मोदी पर हमले का जरिया बना लिया। नेहरू को कोट करके टारगेट मोदी को ही किया। मोदी ने नई संसद बनाई, कांग्रेस ने बहिष्कार किया, सेंगोल पर दुष्प्रचार किया, और पंडित नेहरू को कोट करके क्या लिखा कि दीवार के चित्रों को बदलकर इतिहास नहीं बदला जा सकता। प्रियंका ने अपने ट्वीट की पहली लाइन में भी इशारा प्रधानमंत्री मोदी की ओर ही किया, और यह पंडित नेहरू की पुण्यतिथि वाले दिन हुआ। यानी एक लाइन में कहे तो संसद तो सिर्फ बहाना है, सेंगोल तो सिर्फ बहाना है, किसी तरह मोदी को 24 में हटाना है। 300 यूपीए की सीट आएगी, 300 यूपीए की सीट आएगी, 300 यूपीए की सीट आएगी। कि मोदी जी ने परिवार तंत्र के छल चंद्रों के छल में छेद कर दिया है, यही उनकी प्रॉब्लम है। ये सब तो और तो बहानेबाजी है, बहाने से कोई मतलब नहीं है। आपकी तो दिक्कत यह है कि आपको लगता है कि डायनेस्टी अगर डिफीट हो गई तो डेमोक्रेसी कैसे डिग्निफाई हो रही है। उन्हें डायनेस्टी अगर डिफीट हो, परिवार तंत्र अगर परास्त हो रहा है तो प्रजातंत्र कैसे परवान चढ़ रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है। उसको ये अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस हैंगओवर से ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि 2024 में इनका क्या हश्र होने वाला है। जो पार्टी इस घोषणा के साथ चुनाव के मैदान में जाने की सोच रही है कि हम संसद का बहिष्कार करेंगे, इनका ये एजेंडा है, तो जनता इनके साथ क्या डंडा चलाएगी समझ लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जिस सेंगोल को लेकर दुष्प्रचार कर रही है, उसका सच सामने कैसे आया? मोदी ने उस सेंगोल को कैसे ढूंढ निकाला? इसके लिए मोदी सरकार ने 2 साल की कड़ी मेहनत की। पुराने रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स खंगाले गए, जिसमें सेंगोल का जिक्र मिला। 25 अगस्त 1947 के टाइम मैगजीन के आर्टिकल में सेंगोल वाली सेरेमनी का जिक्र मिला। 1950 में डीएफ कराका की आई किताब में भी सेंगोल वाली सेरेमनी का जिक्र मिला। फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की किताब से भी ये फैक्ट एस्टेब्लिश हुआ। तमिलनाडु की डीएमके सरकार की पॉलिसी नोट में भी सेम टू सेम वही लिखा मिला। कांग्रेस पहले दिन से इस सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? और क्या सिर्फ मोदी को टारगेट करने के लिए नई संसद और सेंगोल पर सवाल खड़े कर रही है? लग तो ऐसा ही रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं, इनका काम ठीक वैसे ही हो गया है जैसे ही कोई अच्छा काम देश के लिए होता है, जिससे देश की प्रसिद्धि होती है। और जो भारत की नई संसद बनाई गई है, ये संसद आने वाले 25 साल, आने वाले देश के 50 साल, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और उसमें तमाम तरीके से और जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य हुआ है। और ये भारत की मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। भारत का संविधान, भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था हमारी भारत की संसद है। तो इनका वही है कि कोई भी अच्छा काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता है तो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। पूरे देश की जनता आज इसका स्वागत कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इनके इस प्रकार के रवैये को जो देश की जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में इनका विरोध करेगी, और इनको जो सीटें अभी मिली हैं उनसे भी कम सीटें मिलेंगी। पूरी दुनिया जहां हम कोई भी प्रधानमंत्री को वो सम्मान भारत का नहीं मिला जो भारत का सम्मान अब मिल रहा है, क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो क्या चाइना के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आके करेंगे? ये जवाब दें। और ये भारत के संस्कृति और सनातन पद्धति से ही इसका उद्घाटन होगा, और ये भारत का सम्मान बढ़ेगा। एक और बात नोट करने वाली है, और वो ये
कि कांग्रेस और मोदी विरोधी बाकी गुटों ने बड़ी चालाकी से नई संसद में राष्ट्रपति का नाम फिट किया है। उसमें जानबूझकर आदिवासी और दलित वाला नैरेटिव सेट किया है। मोदी पर अटैक करने के लिए टीएमसी के जिस नेता ने राष्ट्रपति पर नस्लीय टिप्पणी की थी, जिस कांग्रेस के नेता ने राष्ट्रपति के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले थे, आज वही पार्टियां आदिवासियों की हितैषी बनने का ढोंग रच रही हैं। मगर जो लोग आज मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मोदी कैबिनेट में 27 से ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं, 12 दलित मंत्री हैं, 8 आदिवासी मंत्री हैं, जो पूरे मोदी कैबिनेट को मिलाकर 61% है। इसलिए आदिवासी वाला एजेंडा फिट करके मोदी को टारगेट करने की सच्चाई नहीं छिपेगी। मैं जितने हमारे विपक्ष के नेता आज जो बड़बोले हो रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, राष्ट्रपति जी ने नाश्ते पर सांसदों को बुलाया, उसमें ये सब भी थे, ये बहिष्कार कर गए। क्या उनकी गरिमा को ठेस तब नहीं पहुंची या अभी पहुंचेगी? जब बघेल साहब ने छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा का उद्घाटन करवाया, किसने किया? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। ये क्या थे भाई? कोई इनके पास संवैधानिक पद था क्या? ऐसे बहुत उदाहरण है जहां गरिमा को ठेस कांग्रेस ने या किसी विपक्षी दल ने पहुंचाई है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। एक लाइन में इस पूरी कहानी का सार यही है कि मोदी विरोधी गुट का झगड़ा प्रधानमंत्री से है। इसीलिए सारे कह रहे हैं कि वो नई संसद में नहीं जाएंगे, सेंगोल पर जो मन में आएगा वो फैलाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो 21 लोग बायकॉट बहिष्कार चिल्ला रहे हैं, दरअसल उनके पास मोदी की कोई काट ही नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो उसकी बस एक खींच है कि राहुल की सदस्यता भी गई और मोदी ने नई संसद भी खड़ी कर दी। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। विरोधी दुष्प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मोदी जो कर रहे हैं उसे पब्लिक के बीच पहुंचाने से नहीं रोक सकते। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी दुश्मनी, ऐसी शत्रुता आपने नहीं देखी होगी जो नरेंद्र मोदी के 21 दुश्मन इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी विरोधियों की यह दुश्मनी पब्लिक देख रही है, 24 में करारा जवाब देगी। बाबा बागेश्वर ने जीवन का सबसे बड़ा प्रण ले लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रण से राजनीति के कई खिलाड़ी भौचक्के रह गए हैं। हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर 2024 में बड़ा खेला करने वाले हैं। बाबा देश में घूम घूम कर धर्म नीति से राजनीति का नया रास्ता तैयार करने में लगे हैं। इस रास्ते में बाबा के दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम हैं। बाबा ने वीआईपी कल्चर पर भी करारी चोट की है। बाबा का 360 डिग्री वाला दांव किस लिए है? क्या बाबा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बाबा कहां से चुनाव लड़ेंगे? बाबा किस पार्टी का चेहरा बनेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर का सबसे बड़ा ऐलान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या 2024 में धीरेन्द्र शास्त्री चुनाव लड़ेंगे? क्या बाबा के पास किसी पार्टी का ऑफर है? बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का सूरत में आज आखिरी दिन है। लाखों भक्तों का रेला लगा है। 6 राज्यों से करीब 10 लाख भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हैं। कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए। कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए। तेरी एक झलक ही काफी है मेरे ठीक हो जाने के लिए। बाबा अपने भक्तों को अक्सर सरप्राइज करते रहते हैं, लेकिन सूरत में जो सरप्राइज पैकेज बाबा ने दिया वो भक्तों से लेकर नेताओं तक को चौंकाने के लिए काफी है। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की।
हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। लेकिन सवाल उठता है कि बाबा बागेश्वर को अपनी पार्टी क्यों बतानी पड़ी। दरअसल 2024 के चुनाव में अब सिर्फ 255 दिन बाकी है। नेता चुनावी लाभ के लिए बाबा बागेश्वर की शरण में आकर उनके भक्तों का वोट ट्रांसफर कराने की चाल चल सकते हैं। बाबा बागेश्वर का संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि वोट के चक्कर में बालाजी का चक्कर लगाने वाले उनके दरबार और मंच से 100 गज दूर रहें। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हो, राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत, हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। अब ये भी समझ लीजिए कि बाबा बागेश्वर को क्यों नेताओं को कड़क संदेश देना पड़ा। दरअसल बाबा बागेश्वर जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ खुद ब खुद चली आती है। दरबार सूरत में सजे या सागर में, बाबा पटना में हो या बालाघाट में, कई बार तो आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच जाता है। एक और बात ध्यान देने की है, इन लोगों के आने जाने का कोई स्पॉन्सर नहीं है। ये लोग अपने खर्चे पर बाबा के दरबार में आते हैं। मतलब साफ है कि यह स्वतः स्फूर्त भीड़ है जो बाबा बागेश्वर पर अटूट आस्था रखती है। लेकिन नेता इसे वोट बैंक की तरह देखते हैं। बेशक ये वोट बैंक है भी जो 2024 में बड़ी ताकत बनेगा, लेकिन बाबा नहीं चाहते कि कोई भक्ति की आड़ में अपनी सियासी शक्ति बढ़ाने की कोशिश उनके दरबार में आकर करे। लिहाजा बाबा ने सूरत में साफ कर दिया कि उनका किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं, उनके भक्त हर पार्टी में हैं। तो उसमें तो कांग्रेसी भी होंगे, उसमें तो सपा वाले भी होंगे, आप लेकर के आओ, हमें सब स्वीकार है, ये आपको काम दिया जाता है। हम किसी भी पार्टी के न थे, न हैं, न स्वप्न में रहेंगे। हमारे कांग्रेसी भी शिष्य हैं, हमारे सपा के भी शिष्य हैं, हमारे बसपा के भी शिष्य हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हम कार्यक्रम सबके करते, यहाँ भी हमें वो बुलाएं, हम उनके पास जाएंगे। हम किसी पार्टी के पास नहीं आए, हम अपनी मैया के पास आए जो किसी पार्टी की नहीं। हम सूरत वालों के पास आए और सूरत वाले किसी पार्टी के नहीं। हम गुजरात में आए और गुजरात किसी पार्टी का नहीं। बाबा 2024 में चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन वो गहरा असर डालने की ताकत जरूर रखते हैं। इसलिए बाबा से कुछ दलों को टेंशन है तो कुछ पार्टियां टेंशन फ्री हैं। टेंशन उन्हें है जो बाबा के एजेंडे के विरोधी हैं। तो पहले बाबा का एजेंडा समझ लेते हैं। बाबा बागेश्वर के एजेंडे पर सबसे ऊपर हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। अब उन्होंने मथुरा में कृष्ण विराजमान करवाने का संकल्प भी ले लिया है। अखंड भारत बनाना और पाकिस्तान तक हिंदू ध्वजा लहराना उनकी प्राथमिकता है। सनातन संस्कृति की रक्षा करना और धर्मांतरण पर कड़े कानून की मांग उनके एजेंडे में है। झांसे में फंसकर धर्मांतरण कर चुके सनातनियों को घर वापसी कराने की वो मुहिम चला रहे हैं। बाबा का ये एजेंडा बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करता है, जबकि बजरंग दल पर बैन लगाने वालों की सोच पर प्रहार करता है। लिहाजा साफ है कि 2024 में बाबा के भक्त उसी पर मेहरबान होंगे जो उनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को पूरा करने में मदद करेगा। ये हिंदुओं को गौरव के साथ कहना चाहिए, हम सनातनी हैं, क्योंकि सनातन इतना व्यापक और इतना बड़ा है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। और दूसरी बात, सनातन धर्म के सामने तो टिक ही नहीं सकता, लेकिन अब भारत में ऐसा समय आ रहा है कि अब सनातनी हिंदुओं के सामने भी नहीं कोई टिक सकता है। महाराज जी, एक दिन ऐसा आएगा, हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है। लोग हमसे कहते हैं कि आप इतना बोलते क्यों हो, इतना रिस्क क्यों लिए, इतने विवादों में क्यों पड़ते। हमने कहा हमारे कल प्राण जाते हो, आज चले जाएं, लेकिन हम भारत को राम राज्य में देखना चाहते हैं। क्यों? लोगों को लगता होगा कि ये बातें क्यों करते हैं। हमारे हृदय में पीड़ा ये है, कोई हमारी रामचरितमानस पर उंगली ना उठाए, कोई हमारे हनुमान जी पर उंगली ना उठाए। हम चाहते हैं तुम लोगों की आंखों में आंसू ना रहे। बाबा को कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? बाबा बागेश्वर को सिर्फ कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि हर हिंदू के घर में सनातन ध्वजा लहराए और हर हिंदू माथे पर तिलक लगा कर निकले। रोज 5 पाठ हनुमान चालीसा के करो, मस्तक पर तिलक लगा करके घर से बाहर निकलो। लोग हमसे पूछते कि हिंदू राष्ट्र आप क्यों बनाना चाहते हैं? हम ये दरबार और ये हिंदू राष्ट्र, ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। और हम किसी के विरोधी नहीं हैं,
लेकिन हमें जो अपना काम करना, हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे, अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले बाबा बागेश्वर ने सूरत में पहले नेताओं को चेतावनी दी और फिर वीआईपीज को भी शुद्ध हिंदी में समझा दिया। बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम। बागेश्वर सरकार का वीआईपी दर्शन, ना धनवान की ना बलवान की, चलेगी तो हनुमान की। सूरत के मंच से नेताओं को समझाने के बाद बाबा ने उन धनवानों और बलवानों को भी समझाया जो मानते हैं कि हिंदुस्तान में चट नोट पट दर्शन वाला दर्शन हर जगह चलता है। बाबा ने उन्हें 2 टूक समझा दिया कि बालाजी के दरबार में हर भक्त वीआईपी है, लिहाजा गरीब हो या अमीर, कायदे सबके लिए बराबर है। धनवानों की तो छोड़ो, हमसे किसी भी धनवान की अपेक्षा मत रखना कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम धनवान के नहीं, हम हनुमान के पुजारी। दरअसल बाबा सबको कायदा क्यों समझा रहे हैं, इसे समझने के लिए उनकी फॉरवर्ड प्लानिंग को समझना जरूरी है। बाबा सिर्फ 2024 की नहीं सोच रहे हैं, बाबा सिर्फ भारत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बाबा इससे कहीं आगे की सोच रहे हैं और आगे की देख रहे हैं। अगले 20 साल में बाबा का क्या प्लान है? बाबा भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक हिंदू राष्ट्र की अलख जगाना चाहते हैं। दरअसल ये वो हिस्से हैं जो पहले भारतवर्ष का हिस्सा थे और बाबा के अखंड भारत वाले ड्रीम प्रोजेक्ट में ये शामिल हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो, यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र, ठटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लेकिन 2024 तक बाबा के एजेंडे में सबसे ऊपर पीओके है, जिसे वो अखंड भारत में जोड़ना चाहते हैं और वहां सनातन विरोधियों की ठठरी बांधकर सनातन का नारा बुलंद करना उनका सबसे बड़ा मिशन है। गुरुदेव भगवान के संकल्प से वो पीओ की वाली भूमि भी आऊं चाहूं। कछु दिन में जौन उद्देश्य है बगल वारो, वही ना जय जय हो जाए। गुरु जी ने एक बार जा यज्ञ करियो, बात तो निश्चित है कि यज्ञ सफल है और वो पीओ की वाली भूमि आनी है। और फिर 2-4 साल बाद फिर हम और सब जने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ भी के एक बे से बड़ी ठोको गुरु जी, सो पाकिस्तान ही आ जाए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी होगी। ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इसकी झलक बालाघाट में बाबा के दरबार में देखने को मिली, जब बॉर्डर के उस पार से एक मुस्लिम लड़की वहां पहुंची और सनातन धर्म में आने की इच्छा जाहिर की। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊं और आपको हमारे भाई बनाऊं। मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी का दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? नहीं, तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? मोबाइल पर देखती थी? यूट्यूब में। तो आपको हिंदी बराबर आता है? आता है। वहाँ हिंदी चलता है? नहीं, हम बचपन से सीरियल देखती हूँ, तब से हमको पता है। आप चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार करें? चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। बाबा अपने भक्तों से कह रहे हैं कि इसी तरह साथ खड़े रहो। वो सिर्फ ये लड़ाई नहीं जीतेंगे बल्कि धर्म विरोधियों की ठठरी बांधकर ही दम लेंगे। और सनातनीय हिंदुओं को
अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। इतना कह सकते हैं, अपने बल पर नहीं, हम कोई सिद्ध नहीं है, न हमारे पास कोई शक्ति है, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी ठटरी, क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हमारे सिर पर श्री बागेश्वर हनुमान है, तो आप सब उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी बनो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।